अभी तक हम लोगों ने राष्ट्र के स्वरूप को पढ़ा, उसकी व्याख्या को जाना कि एक राष्ट्र के स्वरूप के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है: भूमि, भूमि पर रहने वाले लोग और उसकी संस्कृति। इस पाठ को पढ़ लेने के बाद अब उससे गद्यांश आधारित जो प्रश्न बनेंगे उसको लेकर आप लोगों के बीच में आए हैं। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो आइए चलते हैं अपने गद्यांश आधारित प्रश्न पर। तो लिखा है कि राष्ट्र का स्वरूप सभी महत्वपूर्ण गद्यांश की कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, किस गद्यांश से प्रश्न आ सकते हैं, ऐसी संभावना के साथ आप लोगों के साथ कुछ गद्य के अंश से प्रश्न और उत्तर कराए गए हैं। वह आपकी किताब में भी होगा, तो आप इसको रोक कर प्रश्न उत्तर का नोट्स बना लीजिएगा, जो आगामी बोर्ड परीक्षा में आपको बहुत सहायता प्रदान करेगी। हाँ, वीडियो यदि आप देख रहे हैं तो अपना नाम, गांव, जिला अवश्य लिखें। तो आइए चलते हैं। और पहला ही गद्यांश हमारा दिया गया है कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है। भूमि का निर्माण किसने किया है? देवों ने किया है। वह अनंत काल से, जैसे देवता भी अनंत काल से थे, उसी तरह क्योंकि देवता इस पृथ्वी पर कब आए किसी को कोई स्पष्ट जानकारी नहीं, इसीलिए कवि ने लिखा कि वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। इस भूमि की सुंदरता, इस भूमि की समृद्धि, इस पृथ्वी का विकास कैसे हो, इसके प्रति हमें जागरूक होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती होगी। जिस कार्य के प्रति हम जागरूक होंगे वह कार्य हमारा उतना अच्छा होगा। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। यह पृथ्वी से हमारे जो विचारधाराएं निकलते हैं, जो संस्कृति का विकास होता है, जो हम इस समाज से सीखते हैं, सारी इस पृथ्वी पर से ही सीखते हैं, इस पृथ्वी पर रहने वाले लोगों से ही सीखते हैं। और जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वह निर्मूल होती है। और राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। हम अपने जितने मूल से जुड़े रहेंगे, जितने हम अपने पुराने रीत रिवाजों से जुड़े रहेंगे, पुराने रीत रिवाज हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नए रीत रिवाज हमें परेशानियों में डाल सकते हैं। वही चीज यहाँ पर कवि ने लिखा कि इसीलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत माने आदि से अंत तक, माने पहले से, माने जब से पृथ्वी है तब से लेके आज तक इसकी जानकारी हमें रखनी चाहिए। उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक है, धर्म है। तो यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब इस पे कुछ प्रश्न बन रहे हैं। पहला ही प्रश्न बना है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पर लिखा गया है कि उपर्युक्त गद्यांश और पाठ के लेखक का नाम लिखिए। उत्तर होगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य भाग में संकलित राष्ट्र के स्वरूप शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, टाइपिंग में भूल गया, इसको यहाँ पर क्या करिएगा, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। इसी तरह हमारा दूसरा प्रश्न बना कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश क्या था? रेखांकित अंश हमारा था कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी, इसको अपने शब्दों के माध्यम से सरल करके लिखना है, यही व्याख्या होती है। तब इसको सरल माध्यम में नीचे लिखा गया है कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार राष्ट्रीयता और पृथ्वी का संबंध क्या है? अटूट और अनिवार्य रूप से आवश्यक है। पृथ्वी और राष्ट्रीयता का संबंध अटूट होना चाहिए, कभी भी उसमें गांठ नहीं पड़नी चाहिए, कभी भी संबंध नहीं टूटना चाहिए, यह अनिवार्य है।
आवश्यक भी है। इसीलिए पृथ्वी के साथ राष्ट्रीयता का संबंध अथवा आधार जितना अधिक मजबूत होगा, उतनी ही अधिक राष्ट्रीय भावनाओं का विकास भी संभव होगा। ऐसे नोट्स आप बनाते रहिएगा, वीडियो को रोकिए, लिखिए, आपका एक बहुत बढ़िया नोट्स तैयार हो जाएगा। उतनी ही अधिक राष्ट्रीय भावनाओं का विकास भी संभव होगा। इस दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति का यह परम आवश्यक कर्तव्य एवं धर्म है कि वह पृथ्वी के भौतिक स्वरूप से पूरी तरह परिचित हो जाए, कि पृथ्वी हमें क्या दे सकती है, पृथ्वी से हम क्या ग्रहण कर सकते हैं, पृथ्वी से हम अपनी उन्नति कैसे कर सकते हैं, इससे हमें पूरी जानकारी परिचित होना चाहिए, पूरी जानकारी रखनी चाहिए कि अगर हम पृथ्वी पर रह रहे हैं तो हम इस पृथ्वी से क्या ग्रहण कर सकते हैं, क्या मेहनत करें कि पृथ्वी से हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो। वही सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। फिर लिखा साथ ही उसके सौंदर्य की। ऐसा नहीं कि हम पृथ्वी से संसाधन को तो ले रहे हैं, लेकिन पृथ्वी की सुंदरता धीरे धीरे गायब हो रही है। हमें इसकी सुंदरता का भी ख्याल रखना है, पृथ्वी को नुकसान भी ना पहुँचे इस वातावरण को, और हम उससे अपने फायदे की चीज़ ग्रहण करते रहें। सौंदर्य, उपयोगिता एवं महत्व की भी अधिकाधिक मान ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हमें रखनी चाहिए। फिर उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ बना कि राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। हमने अभी व्याख्या में बता दिया कि राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य है कि हम अपनी इस भूमि के रूप, सुंदरता और समृद्धि के प्रति क्या रहें, सचेत रहें, और किसी भी दशा में इस भूमि के रूप एवं सौंदर्य आदि को विकृत न होने दें, माने भूमि की सुंदरता में कमी न आने दें। पृथ्वी का जो स्वरूप हमें पूर्वजों के द्वारा मिला है, उस स्वरूप को हम स्थिर रखें, इसके स्वरूप में बदलाव आने ना दें, क्योंकि यह पृथ्वी हमें सब कुछ देती है, पृथ्वी ही हमारे जीवन का आधार है। कवि यही बता रहा है कि राष्ट्रीयता के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है कि इस भूमि की सुंदरता को हम बरकरार रखें। फिर उसके बाद आगे फिर प्रश्न बनाया कि किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। तो यहाँ पर बताया कि किस प्रकार की राष्ट्रीयता को, तो लेखक के अनुसार जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है होती है वह निर्मूल होती है। जैसे कोई बच्चा है, वह अपने माँ बाप से कटु संबंध रखता है तो बच्चा पूरे समाज से कट जाता है। वही स्थिति है कि यह भी हमारी मातृभूमि है, और अपनी मातृभूमि से यदि हम नहीं जुड़ेंगे, उनसे अच्छा संबंध नहीं रखेंगे, तो यह मातृभूमि भी हमारा पालन पोषण अच्छे तरीके से नहीं करेगी। फिर अगला प्रश्न बनाया कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। तो आपने एक लाइन पढ़ी होगी कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है, अर्थात माँ है। समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की क्या है, माँ है, माने समस्त विचारधाराएं इसी पृथ्वी से उत्पन्न होती हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न बना कि भूमि का निर्माण किसने किया और कब से किया। पहली ही लाइन गद्यांश की थी कि यह भूमि का निर्माण देवों ने किया है और यह अनंत काल से है। साधारण सा प्रश्न का उत्तर था, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो चीज़ें अलग से हैं भूल गई, गद्यांश को पढ़िए और उससे प्रश्न बनाने की कोशिश कीजिए। और फिर आगे बताया कि भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहने का क्या परिणाम होगा। ये जो भूमि है, अगर इसके प्रति हम जागरूक रहेंगे तो इसका हमें क्या फल मिलेगा। तो इसका उत्तर दिया कि भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने जागरूक होंगे, हमारी राष्ट्रीयता भी उतनी क्या होगी, बलवती होगी। फिर 7 प्रश्न बनाए। अब अगला गद्यांश आप लोगों के बीच आ रहा है और यह गद्यांश है कि माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं, उनमें ऊंच नीच का भाव नहीं है।
जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा है वह समान अधिकार का भागी है। फिर अंडरलाइन में कुछ बातें बताई कि पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए। इस पृथ्वी पर जितने लोग निवास कर रहे हैं, जनों का विस्तार असंख्य है। कितने लोग रहते हैं इसकी कोई गणना नहीं है। कितने नगर हैं, कितने जनपद हैं, कितने पुर हैं, कितने गांव हैं, किस प्रकार के जंगल हैं, किस प्रकार के पर्वत हैं, ये पूरी पृथ्वी इन सब चीजों से भरी हुई है। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले हैं, अनेक धर्मों को मानने वाले हैं, फिर भी ये मातृभूमि के ही पुत्र हैं और इस प्रकार उनका सौहार्द भाव अखंड है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं। हम अपनी सभ्यता के कारण, अपनी संस्कृति के कारण, हो सकता है समाज में हम ऊंचा और नीचा हो सकते हैं। कोई अधिक धनवान हो सकता है, कोई कम पैसे वाला हो सकता है, कोई निर्धन है, कोई गरीब है, कोई उच्च जाति का है। ये अपनी सभ्यता, कार्य क्षेत्र और शैली के अनुसार है। लेकिन किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता, अर्थात सभी इस पृथ्वी के पुत्र हैं। हम किसी वर्ग में हो, किसी जाति के हो, किसी धर्म को हो, कोई भी भाषा बोलते हो, वह अपने समाज में वह अलग अलग तो दिखाई देंगे, लेकिन इस पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में सभी इस पृथ्वी को मां मानते हैं और पृथ्वी जो है, इस पृथ्वी के हम लोग पुत्र हैं। वही कभी यहाँ पर बताया, पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुधि हमें लेनी होगी। लेखक ने यहाँ बताया कि अगर हमें विकसित राष्ट्र चाहिए, एक अच्छा राष्ट्र चाहिए, तो हमें सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। समाज के किसी एक हिस्से में रहने वाले व्यक्ति को हम नहीं छोड़ सकते। सबको हाथ पकड़कर एक साथ आगे बढ़ेंगे तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। इसी तरह परिवार के विषय में ले लीजिए, यदि परिवार आगे बढ़ना है, परिवार को ऊंचाइयों पर पहुंचना है, तो परिवार के सारे सदस्य अगर एक ही तरफ चलेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे, एक ही सोच पर चलेंगे, तभी उस परिवार की उन्नति है, अन्यथा उस परिवार की अवनति है। तो आइए अब इससे क्या क्या प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो प्रश्न बने हैं उसकी व्याख्या आप लोग लिखते रहिएगा। साधारण सा प्रश्न बना है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, ये पूर्ववत ही होगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य भाग में संकलित राष्ट्र के स्वरूप नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। इसको इन्वर्टेड कामा में कर लीजिएगा, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी को। अब अगला प्रश्न बना कि पुत्र को समान भाव से कौन रखती है, तो पुत्र को समान भाव से माता रखती है। तो यहाँ पृथ्वी की बात हो रही है, तो पृथ्वी माता रखती है। एक माँ के 4 बच्चे हों, वह चारों से बराबर प्रेम करती है। और फिर अगला प्रश्न बना कि समान अधिकारी का भाग है, समान अधिकारी का भागी कौन है, तो समान अधिकारी का भागी है इस पृथ्वी पर निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति। पृथ्वी पर अपने जन्म के समय से ही समान अधिकार का भागी होता है। इस पृथ्वी पर जितना अधिकार एक चींटी का है, उतना ही अधिकार एक हाथी का है। दोनों में अंतर है, एक सबसे बड़ा प्राणी है और एक सबसे छोटा प्राणी है। अर्थात इस समाज में बड़े वर्ग को चाहिए वो छोटों से मिलकर चले, लेकिन आज की ऐसी स्थिति नहीं है। बड़ा वर्ग हमेशा छोटे समाज को दबाना चाहता है, छोटा वर्ग हमेशा बड़े समाज से दूरी बनाकर रखना चाहता है। ये आज की वास्तविकता है। तो कवि यहाँ पर लेखक यही बता रहा है
कि इस पृथ्वी पर निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का पृथ्वी पर अपने जन्म के समय से ही समान अधिकार का भागी है। और फिर इन्होंने अगला प्रश्न बनाया कि पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है। तो इस पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है? तो इस पृथ्वी पर निवास करने वाले व्यक्तियों का विस्तार अनंत है और वे इस मातृभूमि पर अरबों की संख्या में बसे हुए। इस पृथ्वी पर निवास करने वाले, प्रश्न का उत्तर और बढ़ा सकते हो कि निवास करने वाले लोग, नगर, जनपद, पुर, गांव, ये सब क्या है? नाना प्रकार के पर्वत, नाना प्रकार के जंगल आदि से यह पृथ्वी क्या है? असंख्य संख्याओं में बसे हुए हैं या स्थित है। ऐसे भी प्रश्न का स्वरूप बदल सकता है या बना सकते हैं। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है कि अनंत और जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या है? माने शब्द का अर्थ क्या है? अनंत का आशय होता है न अंत इति अनंत, जिसका अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं। न अंत इज इति अनंत, जिसका अंत ना हो वह अनंत है। फिर लिखा अंतहीन। जनपद जिले को कहा जाता है। जनपद किसे कहते हैं? जिले को। जिसका अंत ना हो वह अनंत है और जनपद माने होता है जिला। ऐसे शब्दों के अर्थ भी पूछे जाते हैं प्रश्नों में। तो यह, इससे एक हमें ज्ञान प्राप्त होगा या एक आभास हो जाएगा कि प्रश्न ऐसे ऐसे बनते हैं। आपकी किताबों में प्रश्न दिए गए हैं, आप वहां से नोट करिए, उत्तर हम बता रहे हैं। वीडियो को रोक रोक कर आप लिख सकते हैं। एक अच्छा नोट्स बनाइए। और आइए अब हम आगे चलते हैं और अगला हमारा प्रश्न है कि माता अपने सब पुत्रों को किस भाव से चाहती है? माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। सरल प्रश्न है कि आप गद्यांश पढ़ेंगे, उसमें ये लाइन लिखी होगी। गद्यांश को पढ़कर अगर वही उत्तर आप लिख रहे हैं, थोड़ा सा शब्दों को बदल दे रहे हैं, तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। फिर उसके बाद अगला प्रश्न बना कि राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें क्यों लेनी चाहिए? तो इसका लिखा है कि राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति की, उत्तर है कि राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें क्यों लेनी चाहिए? तो राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति की सुधि अर्थात प्रत्येक संप्रदाय, जाति, वर्ग, किसी भूभाग के व्यक्ति का ध्यान हमें इसलिए रखना चाहिए क्योंकि किसी को भी पिछड़ी अवस्था में छोड़कर कोई भी राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता। यहाँ यही बताया गया कि यदि हमें इस समाज को आगे ले जाना है, समाज के हर तबके को हमें साथ लेकर चलना पड़ेगा। यदि हमें कुछ अच्छा करना है तो लोगों को साथ लेकर चलेंगे, तभी हम इस समाज में अच्छा कर सकते हैं। अगला प्रश्न बना सौहार्द और प्रांगण शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सौहार्द और प्रांगण शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर इसका आया कि सौहार्द का अर्थ मनुष्य की उस सद्भावना से है जिसमें परस्पर सहयोग हो की भावना हो, प्रेम हो, सहानुभूति हो, बंधुता का भाव निहित हो। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सौहार्द कहते हैं। सौहार्द और प्रांगण शब्द का अर्थ पूछ रहा है। सौहार्द का अर्थ हुआ कि जिसमें परस्पर सहयोग की भावना हो, प्रेम हो, दूसरों के प्रति सहानुभूति हो, बंधुत्व का भाव हो, बंधुता का भाव हो, माने भाई बहन का भाव हो। ऐसे शब्द गुण वाले को सौहार्द कहते हैं। प्रांगण शब्द का अर्थ होता है धरती का आंगन। प्रांगण शब्द का अर्थ होता है मैदान। प्रांगण शब्द का अर्थ होता है विशाल विस्तृत समतल भूमि। प्रांगण शब्द का अर्थ होता है जैसे विद्यालय का प्रांगण, मैदान। क्लियर है? तो कोई भी अर्थ लिख सकते हैं, धरती का आंगन या उसका विशाल क्षेत्र, विद्यालय का प्रांगण या विद्यालय के मैदान को भी प्रांगण कहते हैं।
माने थोड़ी सी समतल विस्तृत भूमि, बड़ी भूमि को प्रांगण कहते हैं। माने चारों तरफ से वो थोड़ी सी क्या हो, घिरी हुई हो। अब हमारा अगला प्रश्न बना है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश क्या था? ऊपर हमने अभी बताया कि मातृभूमि का विस्तार अनंत है। यहाँ दूर दूर तक मैदान, जंगल, पर्वत, नदी, समुद्र आदि का विस्तार देखने को मिलता है। इस विस्तृत पृथ्वी पर अथवा नदियों, समुद्रों के तटों पर, पर्वतों या बर्फीले स्थानों पर सब जगह मानव का क्या है? निवास स्थान है। अनेक गांव, कस्बे, नगर, जिले मानव जन आबादी से भरे हुए हैं। इस प्रकार इस अंतहीन पृथ्वी के समान इस पर निवास करने वाले लोगों का भी विस्तार क्या है? अनंत है। यह पृथ्वी अनंत काल से है और पृथ्वी अंतहीन है, ये कभी नष्ट होने वाली नहीं है, इसलिए इस पर निवास करने वाले भी क्या है? अनंत है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। और आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आप इसको रोक रोक कर आप अपना नोट्स बनाते रहिए, लिखते रहिए। बहुत सटीक उत्तर लिखा गया है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है कि धरती माता की कोख में जो अमूल निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा? लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को क्या किया है? पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को क्या किया है? नीचे लिखा है सजाया है। इतना तो अंडरलाइन है। फिर उसके बाद कवि ने यहाँ, लेखक ने बताया कि हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक। कवि यहाँ यह कहना चाहता है कि इस पृथ्वी के अंदर और इस पृथ्वी पर जितने भी निधियां हैं, जितने भी धन हैं, जितने भी कीमती चीज़ें हैं, कोयला है, डीजल है, पेट्रोल है, कीमती लकड़ियां हैं, इन सब का हमें ज्ञान होगा, कीमती पत्थर हैं, इन सब का अगर हमें ज्ञान होगा तो हम इन्हीं अमूल निधियों को व्यापार के द्वारा अपनी आर्थिक उन्नति कर सकते हैं। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से सवारे जाने पर वह सुंदर बन जाते हैं, सौंदर्य के प्रतीक बनते हैं, लेकिन उनका मूल्य भी बढ़ जाता है। कि किसी शिल्पकार को, माने मूर्तिकार को पत्थर का छोटा सा टुकड़ा दे दो, अगर वह उसे ईश्वर के रूप में बदल देता है, वही पत्थर जो नदी के किनारे फेंका हुआ था, जिसकी कोई कीमत नहीं थी, वो 200-250 रुपए में बिकने लगेगी। इसी चीज को लेखक कह रहा है, पृथ्वी की इन सभी चीजों को पहचानो कि इससे हम अपना उपयोग करके अपनी गुणों के द्वारा इसको कैसे हम कीमत में बदल सकते हैं, उपयोगी कैसे बना सकते हैं। नाना भांति के जो अनगढ़ विंध्य की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप में चिलकते रहते हैं। कौन? वही पत्थर। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। वे अनमोल हो जाते हैं। देश की नर नारियों के रूप मंडन, वही पत्थर जो है नारियां उसे हार के रूप में पहनती थी, वे अनमोल हो जाते हैं। देश की नर रूप मंडन, सौंदर्य के प्रसाधन के रूप में भी इन पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। कि अतएव हमें उनका ज्ञान होना आवश्यक है। साधारण सा लेखक बता रहा है कि पृथ्वी के सभी तत्वों को जानो, उसमें अपनी गुणों के द्वारा उसे महत्वपूर्ण बनाओ। जैसे बालू का ज्ञान नहीं था कि बालू का इस्तेमाल कैसे हो सकता है, ये पृथ्वी हमें फ्री में दे रही है, लेकिन आज व्यापारी उसको क्या कर रहा है, नदियों से लाकर यहाँ शहरों में, गांव में बेच रहा है। उसी बालू की कीमत हो गई, तो उसकी महत्ता को वह पहचान रहा है। अब इससे आधारित कुछ प्रश्न बनेंगे। उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। यह सामान्यतः सभी गद्यांशों में लगभग प्रश्न रहता है। तो यह पाठ जो है हमारी पाठ्य पुस्तक, माने यह प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य भाग में संकलित
जैसे यहाँ हिंदी गद्य भाग है, पहले किताबें चलते थे हिंदी गद्य गरिमा, वो भी लिख सकते हो। हिंदी गद्य गरिमा में संकलित राष्ट्र के स्वरूप शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक इसलिए लिखना क्योंकि यह है जो है गद्य है। गद्य को लिखने वाले को लेखक कहते हैं, काव्य को लिखने वाले को कवि और या रचनाकार कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, इसके रचयिता या इसके रचनाकार भी डाल देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, लेखक। गद्य है तो लेखक, पद्य है तो रचयिता या रचनाकार। वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। अगला प्रश्न बना, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब बहुत आसान गद्यांश है ये कि विद्वान लेखक ने कहा कि धरती माता की कोख में, यहाँ गलत टाइप हो गया है, यहाँ होना चाहिए था धरती माता की कोख में अमूल्य रत्न पड़े भरे हैं। अमूल्य रत्न है मैंने जिसका कोई इतने मूल्यवान है कि उसका कोई मूल्य नहीं लगा सकता, इतने कीमती हैं। इन्हीं रत्नों के कारण पृथ्वी का एक नाम क्या पड़ा, वसुंधरा। वसुओं या रत्नों को धारण करने वाली को भी क्या कहते हैं, वसुंधरा। बहुमूल्य रत्न, धातुएं, खनिज पदार्थ, अन्न, फल, जल और इसी प्रकार के असंख्य अनमोल वस्तुओं जिन्हें भूमि अपने आंचल में छिपाए रहती है, से हमें क्या होना होगा, प्रगाढ़ माने गहरा परिचय प्राप्त होना चाहिए। तभी हम इस पृथ्वी से अपनी आर्थिक उन्नति कर सकते हैं। अब आगे फिर इन्होंने बताया, अगला प्रश्न कि दिन रात बहने वाली नदियों ने किस प्रकार पृथ्वी के देह को सजाया है। तो यहाँ पर देखो किस प्रकार सजाया है, तो उत्तर आया कि दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से देह को सजाया है। कहीं काली मिट्टी, कहीं बलुई मिट्टी, कहीं दोमट मिट्टी, कहीं चिकनी मिट्टी, सब उस पत्थर से पीस पीस कर आए। और पृथ्वी पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की मिट्टियां पाई जाती, कोई कम उपजाऊ, कोई ज़्यादा उपजाऊ, कोई पानी को ज़्यादा सोखने वाली, कोई पानी को कम सोखने वाली। तो वही चीज़ बताया कवि ने कि दिन रात बहने वाली नदियों ने अनवरत लगातार मेहनत करते करते इस पृथ्वी को सजाया है। इस पृथ्वी को अगर उस नदियों ने सजाया है, उसकी सजावट को हमें बिगाड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इस पृथ्वी की उर्वरा शक्ति को बरकरार रखना चाहिए। व्याख्याएं आप कई प्रकार से लिख सकते हैं, बस आपके पास शब्दों का भंडार होना चाहिए। तो आइए अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कैसे सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों के सवारे जाने पर, किसके, मूर्तिकारों के सवारे जाने पर वह अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि लेखक ने हमें किनके योगदान के बारे में बताते हुए उनसे परिचित होने की प्रेरणा दी है। तो यहाँ लिखा, लेखक ने छोटे छोटे पत्थरों की योगदान के बारे में बताते हुए अमूल्य निधियों से परिचित होने की प्रेरणा दी है। अगला हमारा प्रश्न बना, अमूल्य निधियाँ कहाँ भरी हैं। अमूल्य निधियाँ धरती माता की कोख में भरी है, माने गर्भ में रखी। पृथ्वी अपने अंदर सब छिपाई है, और वह निधियाँ ऐसी नहीं कि नष्ट हो जाएंगी। आप 10 साल बाद भी सर्च करोगे वह उसी अवस्था में मिलेंगी, उसमें कोई विकृति या धरती माँ नहीं आने देती। हाँ, मानव भले उसमें विकृति पैदा कर दे, लेकिन धरती कभी भी विकृति अपने निधियों में नहीं करती, सुरक्षित रखती है। इसी तरह हमारा भी कर्तव्य होना चाहिए, हम इस पृथ्वी को भी सुरक्षित रखें। फिर अगला प्रश्न बना कि पृथ्वी को वसुंधरा क्यों कहा जाता है। माने वस्तुओं को धारण करने के कारण, विभिन्न प्रकार की मूल्यवान वस्तुओं को धारण करने के कारण इस पृथ्वी को वसुंधरा कहा जाता है। समझ में आया। अगला प्रश्न हमारा बना, पृथ्वी की देह को किसने सजाया। तो पृथ्वी की देह को इस पर दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर असंख्य प्रकार की मिट्टियों से
सजाया। बहुत ही आसान प्रश्न है, बस आपको समझने की क्या है, आवश्यकता है। अब हमारा अगला चौथा गद्यांश है कि जन का प्रवाह अनंत होता है। जन का प्रवाह क्या है, अनंत होता है। शास्त्रों माने हजारों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन तादात्म्य माने आत्मीय भाव प्राप्त किया। जब तक सूर्य की रश्मियां माने किरण नित्य प्रातःकाल भुवन में अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर। जब तक सूर्य की किरणें इस पृथ्वी पर पड़ती रहेंगी, तब तक इस पृथ्वी पर राष्ट्रीयता का माने राष्ट्रीय माने लोगों का जीवन भी इस पृथ्वी पर अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्रीय निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। इस पृथ्वी पर रहने वाले लोग कई उतार चढ़ाव देखें, कई जो है प्राकृतिक झंझावात झेले, उससे लड़कर ये लोग आगे बढ़े और एक नई संस्कृति का विकास करते रहे। जन का सततवाही जीवन नदी की प्रवाह की तरह है। जैसे नदियां अनवरत लगातार चलती रहती हैं, बहती रहती हैं, उसी तरह मानव का जीवन भी सततवाही है। मानव के जीवन में भी हमेशा प्रवाह होना चाहिए। जिस मानव के जीवन में प्रवाह रुक गया, समझना वह मानव विकसित नहीं हो सकता, वह मानव विकास को प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए जिससे कर्म श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता। अपने कर्म के द्वारा और अपने श्रम माने मेहनत परिश्रम के द्वारा हम अनेक उत्थानों को प्राप्त कर सकते हैं, अनेक ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। अब इससे आधारित प्रश्न बनेंगे। पहला ही प्रश्न है कि उपर्युक्त गद्यांश के लेखक का नाम लिखिए। कई बार यह प्रश्न आ चुका है, क्योंकि यह हर गद्यांश में लगभग पूछा जाता है, तो राष्ट्र के स्वरूप शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है। अब अगला प्रश्न बना, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। लेखक के अनुसार, जब तक धरती पर सूर्य की रश्मियां माने किरण प्रतिदिन धरती पर अपने अमृत रस से जीवन प्रदान करती रहेंगी, तब तक वहां जन का माने लोगों का अस्तित्व भी बना रहेगा। जब तक राष्ट्र की प्रगति के फलस्वरूप उसका अस्तित्व रहेगा, तभी तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी बना रहेगा। ये इसका उत्तर रहा। अगला हमारा प्रश्न बना कि जन का प्रवाह से क्या तात्पर्य है। जन का प्रवाह का तात्पर्य यह है कि जन का प्रवाह अंतहीन होता है। प्रत्येक राष्ट्र में निरंतर अनेक प्रकार के परिवर्तन आते रहते हैं। उसके उपरांत भी राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला निरंतर अबाध गति से चलती रहती है। अभी ऊपर एक प्रश्न बना था इसी संबंधी कि जैसे नदियां लगातार बहती रहती हैं, प्रवाह रुकता नहीं, अनवरत गति से बहती हैं, उसी तरह मानव का जीवन भी क्या है, सतत वाहिनी है, लगातार चलने वाली है। अब हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्र निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। तो यहाँ उत्तर मिला, हमारे राष्ट्र के इतिहास में उत्थान और पतन के अनेक उतार चढ़ाव आते हैं। अब अपने कभी इतिहास पर जाइएगा, वहाँ पर यही चीज आएगी कि जितने भी हमारी इतिहास हैं, पुरानी घटनाएं हैं, चढ़ाव उतार हुआ। अपने ही जीवन के बारे में देख लीजिए, आपके जीवन में कभी चढ़ाव आता है, कभी उतार आता है। कभी आप ऊंचाइयों पर जाते हैं, कभी आप जो है अच्छाइयों को सीखते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगेगा कि हम जो है हमारी अंदर जो अच्छाइयां हैं, हम बुराइयों की तरफ बढ़ने लगते हैं। कभी हम खुशी की अवस्था में रहते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है हम शोक की अवस्था में आ गए। कभी हमारे अंदर प्रसन्नता होती है, कभी हम हतोत्साहित भी हो जाते हैं। कभी उत्साहित होंगे, कभी हतोत्साहित। वही चीज, यही भाव हमारे राष्ट्र के साथ था। और लिखा, परंतु नदी की नई उठती लहरों के समान हमारे राष्ट्र के निवासियों को सतत रूप से आगे बढ़ते रहने के लिए अनेक नवीन शक्तियां प्राप्त होती रही हैं। इनकी सहायता से वे पूरे उत्साह के साथ प्रगति करते हैं और इस प्रकार सदैव से ही उनका अस्तित्व बना रहता है। फिर अगला प्रश्न हमारा बना, उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होगा।
उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होगा? तो यहाँ लिखा है कि नदी का प्रवाह निरंतर प्रवाहित रहने के कारण बीच बीच में डेल्टा बन जाता है, डेल्टा छोड़ा जाता है। डेल्टा क्या होता है कि जहाँ नदी का प्रवाह थोड़ा सा वेग कम होगा वहाँ पर धीरे धीरे मिट्टियाँ जमने लगती हैं, वही क्षेत्र कहलाता है डेल्टा। वहाँ पर छिछली हो जाती है नदियाँ, माने उनके तल ऊपर उठ जाते हैं। इसी प्रकार राष्ट्र के जन भी अपने कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक प्रतीक और अवशेष अथवा परचिन्ह छोड़ते हुए क्या करते हैं? निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। जो जो कार्य आप अच्छा करेंगे उसके परचिन्ह, उसकी छाप आपके समाज में, आपके परिवार में, आपके निवास स्थान पर धीरे धीरे दिखाई पड़ेगी। अगला हमारा प्रश्न बना कि राष्ट्रीय जन के साथ किसका तादात्म्य प्राप्त किया? राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादात्म्य आत्मीयता का भाव प्राप्त किया? तो उत्तर है राष्ट्रीय जन ने हजारों वर्षों से भूमि को अपनी माता के समान मानकर उसके साथ अपना तादात्म्य बनाए रखा। जैसे हम अपनी माँ से आत्मीयता का भाव रखते हैं, उसी तरह इस पृथ्वी को माँ मानकर हम इस पृथ्वी के साथ आत्मीयता का भाव रखते हैं। राष्ट्रीय जन, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जन का जीवन कब तक अमर है? तो अभी प्रश्न बना था ना कि जब तक सूर्य रहेगा, जब तक सूर्य रहेगा तब तक जो है राष्ट्रीय जन का जीवन अमर है। यहाँ लिखा है, देख लीजिए कि राष्ट्रीय जन का जीवन भी तब तक अमर है जब तक सूर्य की रश्मियां धरती पर पड़ती रहेंगी और समस्त प्रकृति, जीव और दिया जीवों के जीवनदायी अमृत के समान सिद्ध होती रहेगी। जब तक इस पृथ्वी पर सूर्य की किरणें पड़ती रहेंगी तब तक इस पृथ्वी पर जीवन है। और आइए अब अगले गद्यांश में चलते हैं, और अगला हमारा गद्यांश है, साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। हमारी जो विरासत है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सोच है, यह हम साहित्य के माध्यम से प्रकट करते हैं समाज में, कला के द्वारा, नृत्य के द्वारा, गीत के द्वारा, विचार विमर्श के द्वारा, अनेक रूपों में अपने मानसिक भावों को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। जैसे हमें कभी गुस्सा आता है तो हम आंखों को बड़ा कर लेते हैं, चेहरे को रोक लेंगे, आंखें बड़ी कर लेंगे, तो इससे हम अपने भाव को प्रकट कर दिए कि हम गुस्से में। वही चीज कभी बता रहा है कि ये सब गुणों के आधार पर हम अपने मन के भावों को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, बाहर से वह अनेक प्रकार के दिखाई पड़ेंगे, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता होती है। जो व्यक्ति सहृदय होता है, माने जो सरस हृदय वाला होता है, वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को क्या करता है? स्वीकार करता है, उसी में वह आनंदित भी होता है। इसी प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। अब आगे इन्होंने बताया कि अब इससे आधारित कुछ प्रश्न बनेंगे, और वह प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। यहाँ पर वही बताया गया कि इसके लेखक राष्ट्र का क्षम्यता, इसका जो शीर्षक है राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न बना कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, इसी की हमें व्याख्या करनी है। यहाँ से लेके हम यहाँ से उठाएंगे और जो है यहाँ तक की व्याख्या करेंगे। तो इसका उत्तर नीचे लिखा गया है। क्या है व्याख्या? तो लिखा है, लेखक कहता है, लेखक यह चाहता है या प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि एक ही राष्ट्र के भीतर अनेकानेक उप संस्कृतियां फलती फूलती हैं। एक गांव में अलग संस्कृति है और एक गांव में अलग, बगल वाले गांव में अलग संस्कृति है। दूसरी चीज कि एक परिवार में अलग संस्कृति
और दूसरे गांव के परिवार में अलग संस्कृति, वहां का रहन सहन, आचार व्यवहार, बातचीत, बोल चाल सब अलग है। लेखक वही बता रहा है कि एक राष्ट्र के भीतर भी इसी प्रकार अनेक संस्कृतियां, माने अनेक उप संस्कृतियां हैं, स्वरूप वही है, बस उसमें थोड़ा सा बदलाव है। और उन संस्कृतियों के अनुयायी नाना प्रकार के क्या करते हैं, आमोद प्रमोद, अपने बातचीत के द्वारा हृदय को, उल्लास को प्रकट किया करते हैं। साहित्य, कला, नृत्य, गीत आदि, कि जैसे कहीं का नृत्य कथक है, कहीं का नृत्य जो है आज के समय में जैसे डांडी डांस है, कहीं का घूमर है, तो ये सब जो नृत्य है। और गीत, कहीं के अवधी गीत, कहीं की ब्रजभाषा गीत है, कहीं भैरवी गीत है, तो ये सब क्या है, गीत के द्वारा, कला के द्वारा, कि कोई जो है नृत्य के द्वारा, कोई अपने विविध कलाओं के पहनावों के द्वारा, जैसे राजस्थान में पूरे बाहों में चूड़ियां पहनी है, तो ये अपनी संस्कृति को क्या कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं कि हमारे यहाँ का रहन सहन, आचार विचार, बोल भाव कैसा है। वही लिखा, इनका प्रस्तुतिकरण उस आनंद की भावना को व्यक्त करने में किया जाता है जो संपूर्ण विश्व की आत्माओं में क्या है, विद्यमान है। यही संस्कृतियां हमें हर विश्व के सभी अंगों में दिखाई पड़ती हैं, इसे भूमि पर रहने वाले सभी क्षेत्रों में दिखाई पड़ती हैं। अगला हमारा प्रश्न बना कि किस रूप में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। तो लिखा है, पहली लाइन थी अंडरलाइन, कि साहित्य, कला, नृत्य, आमोद प्रमोद, अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। तो आपने अगर वीडियो यहाँ तक देख ली है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अपने पढ़ने वाले साथियों के साथ अवश्य किया करें और उन्हें बताएं कि प्रश्नोत्तरी आ गई है, इससे आप एक अच्छा नोट बना सकते हैं, अच्छा नोट से क्या उतार सकते हैं। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि सहृदय व्यक्ति को किसको स्वीकार करते हुए आनंदित होता है। तो यहाँ लिखा है, सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करते हुए उससे आनंदित होता है। हर संस्कृति में अपना अलग आनंद है, लोग हर संस्कृति के आनंद को जानना चाहते हैं। पहनावा, चाल चलन, बोल चाल, उसके कुछ शब्दों को अपने शब्दों में प्रयोग करना चाहते हैं। अगला हमारा प्रश्न बना कि प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने राष्ट्र के किस स्वरूप पर प्रकाश डाला है। तो लिखा है कि विभिन्न प्रकार के, अनेक प्रकार की संस्कृति वाले राष्ट्र की एक सूत्रता और उसके एकीकृत स्वरूप पर प्रकाश डाला है कि हम अलग अलग संस्कृतियों में भले जीते हों लेकिन हमारी राष्ट्रीयता की संस्कृति एक है। और आगे हमारा अगला प्रश्न है कि प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को कौन स्वीकार करता है। तो लिखा है कि जो सहृदय व्यक्ति होगा वो प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है। और विश्वव्यापी और आंतरिक आनंद का क्या अर्थ है, तो शब्द से ही पता चल रहा है। विश्वव्यापी का अर्थ होता है कि जो समस्त संसार में किसी न किसी रूप में विद्यमान हो उसे विश्वव्यापी कहते हैं। जो सारे विश्व में विद्यमान हो उसे विश्वव्यापी कहते हैं। और आंतरिक आनंद वह कहते हैं जिसकी अनुभूति हमें अपने मन में ही होती है। जैसे आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि अविगति गति कुछ कहत न आवे, कि किसी गूंगे को फल खिला दो उसका स्वाद पूछो, फल का स्वाद उसे मालूम है लेकिन वह व्यक्त नहीं कर पाता। वही होता है हमारे आंतरिक आनंद, कि किसी नृत्य को देखकर या किसी नाच को देखकर हमें जो आनंद की अनुभूति होती है अगर उसे हमें व्यक्त करना हो नहीं बता सकते, वही हमारा क्या है, आंतरिक आनंद है जिसकी अनुभूति हमारे मन में होती हो। हम मन के द्वारा, अपने भावों के द्वारा, शरीर के संचारी भाव के द्वारा प्रकट तो कर सकते हैं
लेकिन उसे बता नहीं सकते। यही विश्वव्यापी और आंतरिक आनंद का अर्थ है। और छठा हमारा बना है कि राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है? जन की संस्कृति है। अब इसके आधारित प्रश्न हम देख लेते हैं, इस पे क्या क्या प्रश्न बने हैं। पहला ही प्रश्न बना है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। आपने देखा होगा, लिखा होगा राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है? संस्कृति। अब संस्कृति के बारे से भी गद्यांश का हमने उठाया कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो इसमें गद्यांश और लेखक का नाम वही रहेगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य भाग में संकलित जो है राष्ट्र के स्वरूप नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। रेखांकित अंश की क्या करनी है? व्याख्या करनी है कि वास्तव में संस्कृति मनुष्य का मस्तिष्क है। हमने कहा था कि अगर किसी समाज में संस्कृति ना हो तो वह समाज बिना सिर का है, कमंड मात्र है। व्याख्या में हमने इसकी चर्चा की। कमंड मात्र का व्यक्त होता है कि धड़ हो सिर ना हो। वही चीज यहाँ बताई कि वास्तव में संस्कृति क्या है? मनुष्य का मस्तिष्क है कि अगर शरीर में मस्तिष्क ना हो, सिर ना हो, तो वह शरीर किस दिशा में जाएगी उसको आदेश देने वाला कोई नहीं होगा। उसी तरह संस्कृति है। संस्कृति हमें यह बताती है कि हमें किस तरफ जाना है, हमें क्या करना, क्या गलत है, क्या सही है, इसकी व्याख्या करता है। और मनुष्य के जीवन में मस्तिष्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि मानव शरीर का संचालन और नियंत्रण उसी से होता है। जिस प्रकार से मस्तिष्क से रहित धड़ को व्यक्ति नहीं कहा जा सकता, अर्थात मस्तिष्क के बिना मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार संस्कृति के बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। इसीलिए संस्कृति के विकास और उसकी उन्नति में ही किसी राष्ट्र का विकास और उन्नति समृद्ध है। एक प्रकार समझो संस्कार। हम जितने संस्कार से युक्त होंगे, हमारा राष्ट्र, हमारा घर उतना ही संस्कारित होगा, उतनी ही ऊंचाइयों पर जाएगा। संस्कार गलत है तो हमारा परिवार आने वाले समय में नष्ट हो जाएगा, उसकी पहचान खत्म हो जाएगी। जो पूर्वजों के द्वारा दी गई थी, जो पूर्वजों के द्वारा सम्मान मिला था, वह सम्मान समाप्त हो जाएगा। यही इस अंश की व्याख्या रही, रेखांकित अंश की। और हमारा बना प्रश्न कि राष्ट्र के समग्र भूमि और जन के साथ किसका महत्वपूर्ण स्थान है? यह प्रश्न इस प्रकार से विवरण: भूमि और जन के अतिरिक्त राष्ट्र में और क्या महत्वपूर्ण है? भूमि जन के अतिरिक्त क्या है? जन की संस्कृति। धरती पर रहने वाले लोग और उन लोगों की संस्कृति। वही लिखा, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। फिर उसके बाद हमारा अगला प्रश्न बना कि संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में क्या अंतर्निहित है? तो संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है? तो यहाँ पर बताया उत्तर में कि संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। जब तक हमारी संस्कृति विकसित नहीं होगी, तब तक कोई राष्ट्र विकसित नहीं होगा, उसका उत्थान नहीं होगा, उसका उदय नहीं होगा। फिर उसके बाद हमारा प्रश्न अब समाप्त हुआ और नीचे कुछ लिखा है कि धन्यवाद आपका। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पर लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।